आप देख रहे थे यूथ एजेंडा लाइव। हमारे साथ थे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह। और सर, अभी जो वर्तमान में नीतीश जी की सरकार है, ठीक है ना, और जो 2020 का इलेक्शन है, उस पर आपका क्या राय है? अभी देखिए, बहुत हौच पौच है। नीतीश की सरकार के खिलाफ आमजन हो गए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, कहीं कुछ है ही नहीं। पूरे शासन व्यवस्था में शासन का जो इकबाल होता है वो ख़त्म हो चुका है। कहीं कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, हर जगह लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान मर रहे हैं, किसानों के अनाज का दाम नहीं मिल रहा है। हमने जो कृषि कैबिनेट बनाया था कृषि मंत्री की हैसियत से, वो कृषि कैबिनेट आज नहीं बना। हमारे हटने के बाद हमने जो कृषि का रोड मैप बनाया था 10 वर्षों का, 2012 से लेके 2017 और 17 से 2022 का, आज वो कृषि रोड मैप कहीं आपको दिखता है? कोई पूछ लीजिए किसी विभाग को, आपके पास रोड मैप है जी? वो रोड मैप भी नहीं है। तो ये एक लंबी दास्तान है। और आज पूर्ण रूपेण से यहाँ जातीय आधारित राजनीति हो रही है, तोड़ जोड़। सर, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर नीतीश जी की सरकार है। दोनों जगह मतलब कि एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है। उसके बावजूद भी आपको इसमें चुनौती नजर आ रही है, काम अच्छा नहीं हो रहा है? हाँ भाई, बिल्कुल न देश में बढ़िया हो रहा है। देश को बेच रहे हैं मोदी जी। वो सारा रेल बेच रहे हैं, हवाई पट्टी बेच रहे हैं। देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं जो मुनाफा देती है उसको बेच रहे हैं। अंडरग्राउंड जो खदान है सोने का, हीरे का, वो विदेशियों के हाथ में बेच रहे हैं। मोदी जी कल पेट्रोल और डीजल का अब निकालिए मोबाइल, अब पुराना इनका भाषण देख लीजिए 2014 और 13 का, जो भाषण देते थे कि अगर 1 रुपया 2 रुपया कांग्रेसी राज में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो सब लोग सड़क पर दिखते थे। ये बढ़ गया, रुपये का भाव गिर गया, रुपया दुबला क्यों हो गया, रुपया पतला क्यों हो गया, रुपया का स्वास्थ्य खराब हो गया। आज रुपये का मूल्यन हो रहा है। आज कल ही आप देखा कि पेट्रोल से अधिक डीजल का दाम बढ़ गया। और ये डीजल का दाम बढ़ना आम जन के माथे पर बड़ा प्रहार है, वज्रपात है। न सिर्फ भाड़ा बढ़ेंगे, भाड़ा के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी। डीजल पर ही ट्रक चलता है, बस चलता है, छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, खेती होता है, मोटर पंप चलते हैं। ये डीजल का दाम बढ़ा के ये कल टैक्सी वाला भाड़ा बढ़ा देगा, ट्रक वाला भाड़ा बढ़ा देगा। सर, ये आज मोदी की सरकार भी जन विरोधी और मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के काम के लिए काम करने वाली सरकार हो गई है। जो निजीकरण की पॉलिसी अभी चल रही है हर जगह पर, इसका आप लोग विरोध करते हैं? हम विरोध करते हैं। तो सर, इसके लिए आप लोग सड़क पर उतरेंगे? उतरेंगे, उतर रहे थे। ये तो कोरोना को लेके ये हो गया। कल तक मोदी भी विरोध करते थे जब कांग्रेस शुरू की थी तो, और मोदी आज उसी निजीकरण को माथे पर लिए घूम रहे हैं। इसका क्या कारण आपको दिखाई देता है सर? कुछ नहीं, पूंजीपतियों के चांदी के जूते। पूंजीपति उनको 4 जूता चांदी का सोना का बांटता है, उसके आगे चरण पर झुक जाते हैं। इनको पैसा चाहिए। कहना आप यह चाहते हैं कि पॉलिसी के लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? बिल्कुल, आज तो यही दिख रही है। आप पुराना 5 बरस पहले का उनके सारे अखबारों के बयान, टीवी के बयान, आपके मोबाइल पर उसका रिपीट चल रहा है। जो जिन बातों का विरोध करते थे बीजेपी के लोग और मोदी जी बड़े चिल्ला के, आज उसी को उससे ज़्यादा तेज़ी से लागू कर रहे हैं। FDI को लोकसभा में कांग्रेस लाई, इन्होंने विरोध किया। GST लाई, इन्होंने विरोध किया। GST को कहते थे बेकार है। सर, तो देश की जनता और जितना कांग्रेस ने मैक्सिमम GST तय किया था 14%, ये वहीं से शुरू हो गए 28% तक। दर्शकों को ये बताइए सर कि जब 2 राष्ट्रीय पार्टियां एक ही दिशा में बह रही हैं तो उससे मुक्ति का माध्यम क्या होगा? मुक्ति का माध्यम जनता के सवाल पर, मसले पर जन आंदोलन होगा, जन संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, इनसे भी मुक्ति मिलेगी। तो क्या नरेंद्र सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? मैं कोई नेतृत्व करने का ठेका में लिया होगा। मैं एक सामूहिक नेतृत्व की तलाश में हूँ और अकेले नहीं। जैसे हमने 74 का आंदोलन की शुरुआत की थी, वैसे ही हम आज भी विभिन्न अपने इस तरह के विचारधारा के लोगों को मिला जुला के एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में हम इसको खड़ा करेंगे। यानी कि अभी आप कोई तीसरा विकल्प खोज रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खोज रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं होगी।
नहीं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं होगी। जिसको इस मंच पर आना होगा, हम ये सरकार है बीजेपी की और जेडीयू की, तो व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो उनके वर्कर अगर पार्टी छोड़ कर आएंगे तो आए। मतलब पार्टी को नहीं लेंगे लेकिन वर्कर को लेंगे। वर्कर को लेंगे। और वर्कर बहुत सारे नाराज हैं इनकी नीतियों से, बोलते नहीं हैं डर से, कुछ पद पाने के हिसाब के लिए। जब आंदोलन लड़ाई होगी, ये सारी पार्टियों के कार्यकर्ता, जिला से लेकर ब्लॉक और गांव तक, बेचारे सब अच्छे लोग हैं, वो सब भरभरा के छोड़ देंगे। सर, कोरोना काल में जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियाँ रही, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट है, कोई व्यवस्था ही नहीं रही, लोगों की ठगी हुई है। क्वारंटाइन सेंटर्स जो बने, वहाँ जो खर्च दिखाया जा रहा है, सब लूट हुई है। न खाना मिला है लोगों को, न कोई व्यवस्था रही ठीक से, कोई व्यवस्था ही नहीं रही। और फिर रखना था 15 दिन, वहाँ के तमाम लोकल अधिकारियों ने 3 दिन के बाद कहा जाओ जाओ घर जाओ, छोड़ो। और यहाँ हाजिरी बनाते रहे उनका 15 दिनों तक का, और उनके नाम पर पैसे की निकासी हुई है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर भारी लूट हुई है? क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर, इस कोरोना बीमारी के नाम पर भारी लूट हुई है। बड़े अस्पताल लूट रहे हैं। आप जाइए हार्ट का बीमारी लेके, तो वो कहेंगे 40,000 रुपये जमा करिए, कोरोना का जांच होगा आपका। आप जाइए दूसरे बीमारी लेके, पेट का, किडनी का, किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में, वो कहेंगे कि आप 40,000 रुपये जमा करिए कोरोना जांच के लिए। अब ये कोरोना का जांच वो कर रहे हैं। और सरकार रोज़ जो दावा कर रही है कभी इतना रोज़ जांच कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ दावा है उनका। कहीं कोरोना की जांच नहीं हो रही है ठीक से। सर, अप्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ, उसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद हुआ। और प्रवासी मजदूरों के साथ इन्होंने जिस तरह से अन्य सरकारों ने उनको, जैसे बंगाल की सरकार ने पहले ही गाड़ी मांग दी, झारखंड ने मांग दी गाड़ी दीजिए, उनको बुला के अपने यहाँ रखेंगे, खिलाएंगे, उनका इंतजाम करेंगे जो आना चाहते हैं अपने अपने राज्य में। बिहार सरकार कहती रहेगी नहीं हम नहीं देंगे, यहाँ नहीं आवे, वो उधरे रहे। अंत में जब बहुत दबाव पड़ा तो ये माने, और जो लोग आए हैं और उनके साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, जो दुर्गति की, वो भगवान मालिक है। तो ये जो अप्रवासियों की समस्या रही है और ये क्वारंटाइन सेंटर की समस्या, इस सवाल पर आप जन आंदोलन करेंगे? भाई सारे सवालों पर करेंगे, एक बिंदु थोड़ा ही है। किसानों का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है, ये कोरोना का बीमारी तो अभी आई है। अभी मैं देता हूँ, जिस मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे थे बिहार नवनिर्माण मोर्चा बना के, और हम लोगों ने शुरू किया था 14 मार्च से पदयात्रा का अभियान शुरू किया था। नवनिर्माण मोर्चा एक निर्दल संगठन है हम लोगों का, हम उसके कन्वेनर हैं। जब शुरू किया था तो उस दिन बारिश हो गई 3 दिन, तो हम लोग को स्थगित करना पड़ा कि चलो 10 दिन बाद करेंगे। तब तक हो गया भारत बंद, फिर हो गया लॉकडाउन, फिर हो गया सारा कार्यक्रम बंद। तो आज हम लोग फिर अब कुछ लोग मिलने जुलने लगे हैं, अब मिलना जुलना, मीटिंग सीटिंग शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मान लीजिए कि नीतीश बाबू आपको बुलाते हैं दोबारा कि आप नरेंद्र जी हमारी तरफ आ जाइए, तो क्या आप उधर जाएंगे? नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। ये निश्चित कर लिया आपने? हाँ, यानी कि वो सुधरेंगे नहीं। हमने तो उनको बनाया मुख्यमंत्री, और जब तक मेरी राय से चले तो ठीक ठाक चले, लेकिन अब चापलूस और दरबारियों से घिरे हुए हैं और जातियों के घरौदे में फंस गए हैं। वो भी यह भी माना जाता है सर कि सार्वजनिक रूप से आपने चूंकि मुख्यमंत्री की आलोचना की, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। नहीं, मैं बराबर करता रहा हूँ। जो सत्य है मैं सत्य बोलता हूँ, जो मुझको अच्छा नहीं लगता वो बोलता हूँ। कीमत मैं नहीं समझता हूँ कोई चुकानी पड़ी। कोई मंत्री बन जाते तो बड़ा अति हो जाते, नहीं है तो नहीं है। कोई मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए हमारी राजनीति की शुरुआत हुई नहीं थी। और न भविष्य में मैं सोचता हूँ कि मैं कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए राजनीति करूँगा। अब हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, गलत के खिलाफ। वो गलत के खिलाफ आज भी है और आगे भी जारी रहेगी। प्रशांत किशोर का एक प्रखंड रहा है सर, और वो बना रहे हैं यूथ बिहार करके, बिहार, उनसे कभी संपर्क हुआ आपका? नहीं, संपर्क है, संपर्क हुआ, लेकिन वो क्या बना रहे नहीं बना रहे हैं, वो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई उनसे? नहीं। अभी वर्तमान में सर जो कोरोना काल के कारण बहुत जो समस्या हुई है, और ये अभी 50 लोगों तक की छूट मिली है, तो कब तक छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर तो आंदोलन आप लोग का हो नहीं पाएगा।
अब देखेंगे इसी में, अभी नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा, परसों हो पाएगा। अभी भी 10, 20, 25, 50 लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वातावरण बन रहा है। अभी हाल ही में एक निजी स्कूल का आया मामला जिसमें कि ज़बरदस्ती गार्जियन से पैसा वसूला जा रहा था, इस विषय पर आप लोग कुछ? भाई ये सारे विषय हमारे हैं, आप एक एक विषय क्या पूछते हैं? ये सारे विषय हमारे हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग संघर्षशील हैं। रोज़ बैठक करके ये करके सोशल मीडिया पर, अभी वो फर्स्ट बिहार पूरा 1.5 घंटा चलाया मेरा। अभी वो प्रत्यूष का है, उसने चलाया है 2 घंटा किसान के सवाल पर। अभी सर एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो चुनाव होने वाला है बिहार का, उसमें क्या जो जदयू का गठबंधन है और फिर कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ है, इन दोनों के से अलग गठबंधन बनाएंगे या कोई और विकल्प सोच रहे हैं? देखिए, सत्ता के खिलाफ हम हैं, लेकिन अभी हम चुनाव के दिमागी तौर पे हम लोगों का जो जवाब है वो चुनावी दिमाग में नहीं है। अब देखेंगे अब सर की सत्ता को कैसे परास्त किया जाए, किन दलों को सपोर्ट किया जाए, किन दलों से साझा किया जाए या कैसे लड़ा जाए, उस पर विचार अभी हम चुनाव के घोषणा होने के दरमियान हम उसको करेंगे। चुनाव तो सर अब मात्र 2 महीना बचे। अरे आपके कहने से 2 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी नहीं हो चुनाव, इसलिए 2 महीना भी बचा है तो बहुत है 2 महीना फैसला लेने के लिए। इन्होंने हम लोगों को बताया कि किस प्रकार बिहार की सरकार हम लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है। ये नीतीश सरकार को एक तरह से खुली मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आगे जाकर यह जन आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, जो कि लॉकडाउन टूटने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए नमस्कार।